सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इस चैप्टर के साथ हम लोग अपनी सीरीज ऑफ लेक्चर में आगे बढ़ रहे हैं और पिछले कपल ऑफ लेक्चर्स से हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी पर कुछ डिस्कशन किया और बड़े धीरे धीरे से हम इसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करते जा रहे हैं। इन पर्टिकुलर जो हमारा डिस्कशन अब तक रहा है वो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इस पर हमने कुछ डिस्कशन किया है। अभी इसके और आगे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इस पर हमें बात करनी है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू सर्टेन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। बट आई थिंक कि हमें कुछ और टाइप ऑफ क्वेश्चंस, कुछ और वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस इसी लाइन में, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इस लाइन में डिस्कस करने चाहिए। तो इस लेक्चर में भी मैं आपके सामने कुछ एक क्वेश्चंस रखूंगा और वही सारे कंसेप्ट्स हम अप्लाई करेंगे जो अब तक हम देखते आए हैं। हमें अब ये तो पता चल गया है कि किसी पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, इस तरीके से लिखते हैं। और गिवन रीजन में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज ऑलवेज गोइंग टू बी डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। ये कुछ बेसिक बातें हैं। अब आइए इनसे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस के साथ हम आगे कंटिन्यू करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। इस तरीके के कपल ऑफ क्वेश्चंस हमने इससे पहले किए हैं, बट आई हैव सम मोर क्वेश्चंस इन माय मॉड्यूल, तो मैं उसके साथ कंटिन्यू करना चाहूंगा। नाउ व्हाट इज गिवन टू अस इन दिस केस कि एक चार्ज पार्टिकल है और वो इक्विलिब्रियम में रखा गया है। अब ये बात समझें कि चार्ज पार्टिकल इक्विलिब्रियम में रखा है, मतलब उसको हमने बैलेंस करके रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स इन अ मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। अब ये एक्सपेरिमेंट तो इस चैप्टर में तो हम नहीं पढ़ते हैं, बट ऐसे समझिए कि कोई एक एक्सपेरिमेंट है जिससे हमने चार्ज को इक्विलिब्रियम में बैलेंस कर रखा है। इफ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट इज रिवर्स्ड, देन कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल। ठीक है, तो लेट मी शो यू अ सिचुएशन कि ऐसे दो प्लेट्स है, मान लेते हैं लाइक दिस, सच दैट कि नीचे वाली जो प्लेट है ये पॉजिटिवली चार्ज है और ऊपर वाली जो प्लेट है ये नेगेटिवली चार्ज है। तो हम इस बात का तो अंदाजा लगा लेंगे कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऐसी है। ठीक है, लेट्स इमेजिन कि यहाँ पर एक चार्ज है प्लस क्यू। अब जारी बात है बेटा कि इस पे जो वेट एक्ट करेगा इस चार्ज का, वो तो डाउनवर्ड आ जाएगा नीचे की तरफ, mg, और इस पर जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वजह से फोर्स डेवलप होगा वो ऊपर की तरफ जाएगा। करेक्ट है बेटा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जो है वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा ना, और ये पॉजिटिव से रिपेल होगा। आ रही है ना बेटा बात समझ में? यस सर। तो ये इक्विलिब्रियम में बैलेंस्ड है, इसका सीधा सा मतलब तो यही निकलता है ना, F is equal to mg। EQ इज इक्वल टू mg, या F इज इक्वल टू F इलेक्ट्रिक इज इक्वल टू mg, आप ऐसे कहेंगे। तो सब कुछ बढ़िया अच्छे से चल रहा था, इस तरीके से इसका रिप्रेजेंटेशन था या है कह लीजिए। लेकिन हमने सडनली इसमें एक चेंज कर दिया। हमने क्या चेंज किया कि उन्हीं दो प्लेट्स को दोबारा यूज किया लाइक दिस, लेकिन इस बार इन प्लेट्स में इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने पूरी तरीके से रिवर्स कर दिया। अपर प्लेट को पॉजिटिवली चार्ज कर दिया, लोअर प्लेट को नेगेटिवली चार्ज कर दिया। अब जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी थी वो यूं आ गई, E। ठीक है, अब वही चार्ज जो हमने पहले यहां पर रिलीज किया था अब दोबारा रिलीज कर दिया, प्लस क्यू। तो बच्चों सोचो, इस पे दो फोर्स एक्ट करेंगे। एक पहले से जो एक्ट हो रहा था वो mg आ जाएगा, लेकिन अब एक दूसरा एडिशनल फोर्स भी नीचे की ही तरफ आएगा ना, यस सर। EQ। यानी कि जो टोटल फोर्स इस पर एक्ट हो रहा है F, जिसे मैं कहूं, वो पूरा का पूरा डाउनवर्ड है। mg plus equal to वेरी mg। गुड बेटा, वेरी गुड, शाबाश। वो हो जाएगा EQ प्लस mg। करेक्ट है? यस सर। हम्म। क्या इस फोर्स को हम ऐसे लिख पाएंगे, ma मास इनटू एक्सेलरेशन इन यस। जनरल? लेकिन अभी अभी हमने ये प्रूफ किया कि EQ इज इक्वल टू mg इन दिस बैलेंस्ड स्टेट। मैग्नीट्यूड में EQ mg के बराबर है, तो क्या यहां से EQ हटा करके mg लिख पाएंगे हम? यस सर। अगेन mg, तो एक्सेलरेशन का आंसर आ जाएगा 2g, राइट?
बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, कोई खास बात नहीं है। यहाँ से m कॉमन ले लें, कैंसिल कर दें, a इज इक्वल टू g प्लस जी, विल गेट एन आंसर 2g। आई होप आप समझ पा रहे हैं। Yes, sir. ओके, तो ये बैलेंस करके फिर रिवर्स किया तो एक्सेलरेशन, अब ये चार्ज पूरा नीचे एक्सेलरेट होगा जोर से एकदम। अब इस चार्ज को अगर प्लेट में न रखते हुए बाहर की तरफ ऐसे ही छोड़ दिया ना, तो वो g से एक्सेलरेट होता है। कोई भी चीज जब गिरती है, फ्री फॉल करती है, तो उसका एक्सेलरेशन g होता है, लेकिन इस अरेंजमेंट में ना उसका एक्सेलरेशन 2g हो गया। डबल एक्सेलरेशन मिला उसको, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी मिल गया और ग्रेविटी का भी मिल गया। ओके, चलिए और आगे बढ़ते हैं, एक एक करके सारे क्वेश्चंस को धीरे धीरे देखते हैं। Calculate the electric field intensity E, which would be just sufficient to balance the weight of an electron. एक इलेक्ट्रॉन के वेट को बैलेंस करना है, मतलब यहां पे मान लीजिए हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन E। ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज्ड होता है, तो एक इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हमें चाहिए जो इस इलेक्ट्रॉन के वेट को बैलेंस कर सके। बच्चों, मैं यकीनन ये कह सकता हूं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड होना चाहिए। क्यों, जरा सोचें आप। Away from negative. नहीं 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 नहीं, इसलिए बच्चों कि इसका जो वेट है वो नीचे है, जितना भी वेट होगा वो नीचे। अगर इसे बैलेंस करना है तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वजह से बनने वाला फोर्स ऊपर की तरफ आना चाहिए, Yes, sir. और ऊपर की तरफ उसी वक्त आ सकता है जब हम एक डाउनवर्ड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बनाए। क्योंकि डाउनवर्ड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का मतलब क्या है, यहां ऊपर की तरफ पॉजिटिव है और नीचे की तरफ नेगेटिव है, तो ऑब्वियस बात है ये इलेक्ट्रॉन ऐसे ऊपर अट्रैक्ट होगा, तभी तो वो Yes. बैलेंस हो पाएगा। तो यहाँ ऊपर की तरफ इस पर एक इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फोर्स आ जाएगा, जिसे मैं फिलहाल लिखता हूं Fe। तो बैलेंसिंग कंडीशन हो गई बेटा, Fe इज इक्वल टू mg। अच्छा, इस Fe को कैसे लिखें हम, EQ, करेक्ट है ना, फोर्स, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ऐसे समझिए। तो यहाँ Q का मतलब यहाँ पे चार्ज होता है। यहाँ चार्ज कौन है, Electron. इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय सिंबल E, स्मॉल e। So that is equal to mg. Therefore, the required electric intensity is equal to mg divided by E, charge of electron. ये है मामला इसका। Now, if you are interested to calculate this in number, तो आपको याद करना होगा कि एक इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31। ये चीजें हमने बिल्कुल बिगिनिंग में देखी थी जब हमने चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को जस्ट शुरू किया था। इनटू Yes. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है 10 डिवाइडेड बाय चार्ज ऑफ अ सिंगल इलेक्ट्रॉन, जब हम लिखते हैं तो वो होता है बच्चों 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सो आप अगर ये सारे नंबर्स कैलकुलेट कर लेते हैं तो फिर यहाँ पर आपको इसका एक एक्सपेक्टेड आंसर मिल सकता है, जो मैं आप पे छोड़ देता हूँ, आप अपने लेवल पर कर लें इसे। बट ये समझना भी जरूरी है ना कि यहाँ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैसी होनी चाहिए। एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का डायरेक्शन नीचे की तरफ होना चाहिए। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को आगे पढ़ें तो वो कहता है इफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय अ सेकंड इलेक्ट्रॉन लोकेटेड बिलो ऑफ द फर्स्ट वन, व्हाट वुड बी द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए। मतलब ये अरेंजमेंट कुछ ऐसा है कि ये इलेक्ट्रॉन है, इसको बैलेंस किया गया है, और जस्ट इसके नीचे दूसरा इलेक्ट्रॉन रखा गया है, जिसकी वजह से ये बैलेंस हुआ है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बनी और ये बैलेंस हुआ है। सो बोथ ऑफ दीज पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रॉन्स, और ये बैलेंसिंग समझ में भी आती है हमको, ये भी नेगेटिव रिपेल कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। क्या कहते हो। Yes. तो बच्चों फिर अब हमसे ये पूछ रहा है कि ये डिस्टेंस कितना होगा। आंसर सिंपल है, इस डिस्टेंस को निकालने के लिए बस हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला लिख लेते हैं। आपको याद होगा कि चार्ज पार्टिकल के लिए इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q चार्ज upon की R जगह आ square. जाएगा E और डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये जो भी नंबर यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया है, वी विल जस्ट सब्स्टिट्यूटिंग इट हियर। तो ये कैलकुलेशन थोड़ा सा यहाँ पे रुक जाता है, बिकॉज वी डोंट हैव दिस आंसर राइट नाउ अवेलेबल विद अस। तो ये आप अपने लेवल पर कर लें, बट मैं इतना जरूर कहूंगा कि ये चीजें मैं कुछ अपने लेवल पर यहाँ पे चेंज कर दूंगा। 9 इंटू 10⁻⁹
चार्ज ऑफ अ सिंगल इलेक्ट्रॉन दैट इज 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम, और ये आर स्क्वायर जो हमें निकालना है। तो लेटर ऑन आप इस सारे नंबर्स को पुट अप करके आर का वैल्यू इन मीटर्स निकाल सकते हो, ठीक है? Yes, sir. तो यू जस्ट ट्राई फॉर दीज क्वेश्चंस। आइए अब एक और देखते हैं, ध्यान से समझें इन सभी क्वेश्चंस को। Now we have an electron which is projected with a certain velocity into electric field in the direction opposite to the field. इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट किया है, लेकिन कैसे प्रोजेक्ट किया है? अपोजिट। तो उस इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? वो एक्सेलरेट करेगा, रिटार्ड करेगा, कुछ भी नहीं करेगा, कुछ भी हो सकता है, इधर एक्सेलरेट करेगा, इधर रिटार्ड करेगा। तो चलो ये मानते हैं कि ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये यूं मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया है। अब मैंने एक इलेक्ट्रॉन लिया ई और मैंने उसको इधर प्रोजेक्ट कर दिया, ऐसे उसको वेलोसिटी दे दी, ठीक है? तो आप जरा सोचें कि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल की टेंडेंसी ऑफ मोशन किस तरफ होती है? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है कि अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है? ये चीजें हमें याद रखनी चाहिए, ये सब मैं बता चुका हूं बच्चों आपको। तो चलो फिर मैं आपकी हेल्प कर देता हूं। जिस तरीके से मैंने ये डायरेक्शन दिखाया है उस हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड की वेक्टर का टेल वाला पोर्शन पॉजिटिव होता है और हेड वाला पोर्शन नेगेटिव होता है, करेक्ट है? बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव टू द नेगेटिव पोर्शन। अब ये है इलेक्ट्रॉन, अब इसको मैंने ऐसे भी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोजेक्ट कर दिया, थ्रो कर दिया, तो इसके लिए तो ये फेवरेबल सिचुएशन हो गई ना, ये वैसे भी पॉजिटिव का अट्रैक्ट होगा। Yes, sir. तो इसकी स्पीड बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी, बढ़ेगी। एक्सेलरेट करेगी। यस, वेरी गुड, इट विल एक्सेलरेट। अगर ये रिटार्ड होता, रिटार्ड का मतलब क्या है यहाँ पे? उसकी स्पीड घटना। अगर मैंने इसको उल्टा इधर फेंका होता, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फेंका होता ना, तो उसकी स्पीड स्लो हो रही होती। क्यों? क्योंकि सामने से रिपल्शन भी हो रहा होता और पीछे से अट्रैक्शन भी हो रहा होता, और हमने उसको अपोजिट फेंक दिया तो उसकी स्पीड थोड़ा सा स्लो डाउन होती थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, हमने इसको वैसे भी प्रोजेक्ट कर रखा है अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इस इलेक्ट्रॉन के लिए काफी फेवरेबल है, क्योंकि हमने उसको पॉजिटिव की ही तरफ थ्रो किया, तो वो और ज्यादा अट्रैक्ट होगा और उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। आई होप आप ये बात समझ पा रहे हैं। Yes, sir. Yes, sir. ओके, चलिए एक और देखते हैं। ये बड़े सिंपल क्वेश्चंस हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने वेक्टर कैलकुलेशन पर जरा ज्यादा जोर दिया था, वेक्टोरियल कैलकुलेशन को कंसीडर करते हुए सारी चीजों को समझने की कोशिश की थी। और ऑफ कोर्स सारा जो मामला मैं यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन वाइज रखते जा रहा हूँ, ये सब पॉइंट चार्ज के लिए रख रहा हूँ। आए अब एक इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड में उसको रिलीज किया गया 9.1 into 10 to the power 6 न्यूटन पर कूलम, इतना है। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए कह रहे हैं। सिंपल बात है बेटा, ये अगर हम कहते हैं ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड है लाइक दिस, फॉर एग्जांपल, जस्ट इमेजिन करें कि यहाँ पर इस तरीके से इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया गया है, तो वेयर डज द इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू बी एक्सेलरेटेड? इन द डायरेक्शन और अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ ई? Opposite to the direction of E. अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ ई, वेरी गुड। तो इस तरफ ये एक्सेलरेट होगा। अब इसका एक्सेलरेशन निकालना है तो बच्चों सबसे पहले ना हमको इस पे फोर्स जस्टिफाई करना पड़ेगा कि इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स आ रहा होगा, वो फोर्स हम अच्छे तरीके से सोचें तो लिख सकते हैं EQ. ई क्यू की जगह ई लिखेंगे, बिकॉज इट्स अ स्पेसिफिक चार्ज, ये खास इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है। कोई जनरल चार्ज होता तो हम क्यू लिख लेते, लेकिन जब बात इलेक्ट्रॉन की चलती है तो उसके चार्ज को हम स्मॉल ई लिखते हैं। बच्चों इन जनरल जो फोर्स होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? Mass into acceleration. एक्सेलरेशन। इस बार हमने इसको लिखा ई। अब आप सोचें अगर हम एक्सेलरेशन के लिए इक्वेशन लिखते हैं तो ये हो गया बेटा E by डिवाइडेड बाय m। अब डेटा हमारे पास अवेलेबल है 9.1 into 10 to the power 6 हो गया। इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम सब जानते हैं, दैट इज 1.6 into 10 to the power minus 19, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वैसे भी हमें पता है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में अवेलेबल कराया है 9.1 into 10 to the power minus 31। बस इन चीजों को कैलकुलेट करिए, ये 9.1 कट गया, माइनस 31 ऊपर चला गया न्यूमरेटर में, प्लस 31 और 6 37 में से 19 निकाल दें तो आपको उसका आंसर मिल सकता है 1.6 into 10 to the power प्लस 80. में 80।
Yes. So you may get option A as the correct choice. ठीक है? Yes, sir. अगर गौर से देखा जाए बच्चों तो ये क्वेश्चन बस एक रिवीजन के तौर पर या कह लीजिए रिपीटेशन के तौर पे ये लेक्चर अपना चल रहा है। हाँ, ऑफ कोर्स इसमें कुछ नए क्वेश्चंस भी मैं ऐड करूंगा इन बिटवीन, बट ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हमें प्रैक्टिस दे रहे हैं कि कैलकुलेशन कैसे किया जाए। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नाउ वी हैव वन इलेक्ट्रॉन एंड वन प्रोटॉन and they have been placed in the electric field. The forces acting on them are F1 and F2 and their accelerations are A1 and A2 respectively. बच्चों प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स है वो F1 है, तो क्या हमें F1 ऐसे लिखना चाहिए? E करेक्ट है? Yes, sir. Yes. लेकिन फोर्स का तो जनरल फॉर्मूला मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेलरेशन एंड देन ई। ऑफ कोर्स इस एक्सेलरेशन को हम A1 बोल रहे हैं, तो A1 हो गया E divided by mass of electron. So this is the calculation for electron. Now let's do a similar calculation for proton. प्रोटॉन के फोर्स को तो हमसे कहा गया F2, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वही है, चार्ज भी E ही लिखा जाएगा बिकॉज द चार्ज ऑफ प्रोटॉन एंड द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एग्जैक्टली सेम। Yes, sir. ठीक है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज और प्रोटॉन का चार्ज दोनों का वैल्यू सेम होता है, दैट इज 1.6 into 10 to the power minus 19। लेकिन फर्क ये होगा कि बेटा यहाँ पे मास ऑफ प्रोटॉन आ जाएगा, फिर सेकंड एक्सेलरेशन जो कि हम प्रोटॉन पर अप्लाई कर रहे हैं, तो सेकंड वाला जो एक्सेलरेशन डेवलप हो रहा होगा हम उसे ऐसे लिखेंगे ई डिवाइडेड बाय एमपी मास ऑफ प्रोटॉन। अब यहाँ कुछ एलिमेंट्री बातें हमें याद रखनी चाहिए, बिल्कुल बेसिक, कि जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो होता है 9.1 into 10 power minus 31 किलोग्राम, जबकि मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है ये होता है नियर अबाउट 1.67 into 10 to the power minus 27 किलोग्राम। अब किसका मास ज्यादा है? पावर्स की तरफ अच्छे से ध्यान दें, पावर्स की तरफ अच्छे से ध्यान दें, इतना बड़ा प्रोटॉन। प्रोटॉन का मास ज्यादा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन के मास में पावर -31 आ रही है, जबकि सॉरी इलेक्ट्रॉन के मास में पावर -31 आ रही है जबकि प्रोटॉन के लिए -27 है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये डेटा देखते ही हमको समझ आ जाता है कि मास ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर एज कंपेयर टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन जब हम इन दोनों फॉर्मूलीज को ध्यान से देखते हैं तो ये एक्सेलरेशन मासेस के साथ इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी रखते हैं, मतलब ये कि जिसका मास ज्यादा होगा उसका एक्सेलरेशन कम होगा। इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी का यही मतलब होता है ना। Yes, sir. मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रॉन का मास कम है इसलिए इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, ज्यादा है। सो विल गो विद ऑप्शन डी। ऑफ कोर्स ये वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करते हुए कहा गया है। ठीक, इक्वल का तो सवाल ही नहीं है, ये इक्वल नहीं हो सकता, यहाँ पे ये गड़बड़ हो गई है, ये सिर्फ ग्रेटर वाली साइन आनी चाहिए यहाँ पे। मेक दिस पॉइंट करेक्टेड, ये ऐसे होना चाहिए, बस इतना ही होना चाहिए। ठीक है, अभी से वेक्टोरियल ही लेकर के मैग्नीट्यूड कंपेयर किया गया है, सो नो वरीज, वैसे भी ये समझ में आ जाती है बात। ठीक हो रहा है? Yes, sir. ओके, चलिए और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। Now we have a proton and a deuteron. प्रोटॉन और ड्यूट्रॉन में ज्यादा फर्क नहीं है, दोनों के चार्ज सेम है। आपको अगर प्रीवियस दिए गए लेक्चर से अगर अच्छे से याद है ना तो आप इन चीजों को कंफ्यूज नहीं करेंगे, बिकॉज मैंने आपको एक पूरा टेबल बना के दिया है कि इन सभी पार्टिकल्स का चार्ज कितना है और मास कितना है। एनी हाउ, दोनों के चार्जेस को एक काम करते हैं, क्यू लिख देते हैं, बोथ ऑफ देम हैव सेम चार्जेस। अगर बच्चों हम प्रोटॉन के मास को m बोलते हैं तो ड्यूट्रॉन का मास उसका डबल होता है, क्योंकि ड्यूट्रॉन के मास में एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन भी एक्स्ट्रा होता है। सो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इन दोनों के मास तकरीबन सेम होते हैं, नियर अबाउट सेम होते हैं। सो हम ये अजम्पशन करेंगे कि अगर प्रोटॉन का मास m है तो ड्यूट्रॉन का मास 2m है। इनको इलेक्ट्रिक फील्ड में लगा दिया। अब इनके रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन हमें निकालने हैं। देखो बेटा, कैलकुलेशन को जरा अच्छे से समझो कि जब फोर्स एक्ट हो रहा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो फोर्स हो जाएगा EQ। फोर्स जनरल फॉर्मूले में लिखा जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू EQ। तो एक्सेलरेशन इन जनरल लिखा जाएगा EQ डिवाइडेड बाय m। आई होप आप समझ पा रहे हैं।
Yes, sir. Yes, sir. तो ये फोर्स या ये एक्सेलरेशन जब हम प्रोटॉन के लिए लिखेंगे तो हमें लिखना होगा EQ डिवाइडेड बाई m, जबकि यही एक्सेलरेशन अगर हम ड्यूट्रॉन के लिए लिखेंगे तो हमें लिखना होगा EQ डिवाइडेड बाय 2m. चार्ज तो सेम है इसलिए Q का Q रह गया, लेकिन मास डबल है। अब जब हम इन दोनों का रेशियो लेंगे, दैट इज द एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन टू एक्सेलरेशन ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूमरेटर दोनों साइड से कट जाएगा, EQ 1:2. नहीं, गड़बड़ कर रहे हो, 2m अपॉन m इनवर्स है, उल्टा लिखना पड़ेगा। छोटी मोटी मिस्टेक ना करें यहाँ पर, mm कट गया, गेटिंग एन आंसर 2:1, ये आंसर आएगा। ठीक है, Yes, sir. जस्ट हैव टू राइट रिवर्स, रिवर्स लिखते हैं, देखो आप ध्यान से यार, ऐसी गलतियां मत करना। आ गया समझ में? Yes, sir. क्योंकि प्रोटॉन के लिए उसका मास डिनोमिनेटर में, ये प्रोटॉन के लिए उसका मास डिनोमिनेटर में, और ये न्यूट्रॉन का डिनोमिनेटर तो न्यूमरेटर में चला जाएगा। लेट्स टेक अनदर वन। Now we have an electron which is projected into an electric field of intensity 9 into 10 to the power 6. तो intensity given है। In the direction of field acting towards east, तो electric intensity east में है। तो पहले तो मैं आपको ज्योग्राफिक डायरेक्शन समझा दूं। ये फ्रंट जो डायरेक्शन होती है नॉर्थ होती है, बैकवर्ड जो होती है साउथ होती है। लेफ्ट हैंड पे हम हमारी वेस्ट दिखाते हैं और राइट हैंड पे हम लोग क्या दिखाते हैं, ईस्ट। ठीक है, ऑन पेपर जहां कहीं हम एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होंगे तो पेपर पे यही डायरेक्शन हम बनाते हैं, वो रियल ज्योग्राफिक नहीं लेते हैं, पेपर पर हमेशा ऐसी ही बनाई जाएगी। तो अब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैसी है, ईस्ट की तरफ डायरेक्टेड है, तो यूं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है। आपके पास कौन सा पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, समझे नहीं समझे? Yes, sir. अब हमने इसको इधर ही चलाया, ये बात समझे आप, इस इलेक्ट्रॉन को हमने इधर ही थ्रो किया है, लेकिन ये समझने वाली बात है कि इस पर जो एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन आएगा वो ईस्ट की डायरेक्शन में नहीं आएगा, क्योंकि West की तरफ. जैसी डायरेक्शन दी गई है उसके हिसाब से ये पॉसिबिलिटीज ऑफ चार्जेस हैं। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की टेल पर हमेशा पॉजिटिव रीजन माना जाता है और हेड पर हमेशा नेगेटिव रीजन माना जाता है। अब इलेक्ट्रॉन को हमने थ्रो किया है जबरदस्ती से उधर, लेकिन क्या ये इलेक्ट्रॉन इधर एक्सेलरेट कर पाएगा? No. नहीं। इस इलेक्ट्रॉन पर डेफिनेटली जो फोर्स एक्ट होगा वो यूं पीछे की तरफ एक्ट होगा, पीछे की तरफ एक्ट होगा फोर्स। Yes, sir. तो ये फोर्स हमको लिखना पड़ेगा ई, क्या कहते हो? Yes, sir. Now again we go by mass into acceleration is equal to E into E. Therefore, acceleration is equal to electric intensity, charge of electron divided by mass of electron. Now let's put the numbers. Electric intensity जैसे हमको given है 9 into 10 to the power 6. Charge is 1.6 into 10 to the power 18. And mass is 9.1 into 10 to the power minus 31. अच्छा, यहां मैंने मिस्टेक की, चार्ज इज 1.6 into 10 to the power minus 19, सॉरी फॉर दैट। अब वैसे ही ये 9.1 इन अप्रोक्सीमेशन 9 के साथ कैंसिल हो जाएगा, minus 31, और ये कैलकुलेशन अगर हम पूरा करते हैं तो अभी जैसे निकाला था ना आंसर वही आएगा। ठीक? Yes, sir. लेकिन इस एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या है? Towards west. यस, इसका डायरेक्शन पीछे की तरफ है। हावेवर हमने थ्रो इधर किया लेकिन है पीछे की तरफ। ये बिल्कुल वैसी एग्जांपल है, मान लो कि अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमने उसको वैसे तो थ्रो किया गया है ईस्ट की डायरेक्शन में, लेकिन उस पर जो फोर्स लगेगा वो वेस्ट की डायरेक्शन में लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वाली डायरेक्शन में लगेगा। तो अल्टीमेटली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को रोकेगा और फिर वापस पीछे खींच लेगा उसको। ये इधर एक्सेलरेट कर नहीं पाएगा इसको। समझ आई बात आपके? Yes, sir.
क्योंकि ये चलने की कोशिश करेगा, हमने थ्रो किया तो ये थोड़ी देर चलेगा भी, चलने की कोशिश करेगा, लेकिन फोर्स क्या करेगा, इसकी वेलोसिटी को धीरे 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 जीरो कर देगा। तो एक बार रुकाएगा, फिर वो अपनी तरफ उसको दोबारा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी पीछे खींच लेगा। एनी हाउ वी मे गो विथ ऑप्शन ए एज आवर चॉइस। ओके, आइए एक और इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से करना है इसको। और बिफोर दैट ये ले लेता हूं मैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन है। अब एक दो चार मैं जरा बड़े क्वेश्चन लेता हूं। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है जो क्रिएट की गई है बिटवीन द टू प्लेट्स, जैसे कि फिगर में दिखाया गया है। अब एक इलेक्ट्रॉन को एंटर करा दिया गया बराबर बीच में सिमेट्रिकली। फॉर एग्जांपल, अब यहाँ दिखाया तो नीचे है लेकिन सिमेट्रिकली एंटर करा दिया गया, मान लो इसको, विद द स्पीड v0, लेकिन यहाँ u0 लिखा है लेकिन यहाँ v0 बोला है, तो विल जस्ट मेक द करेक्शन इन द क्वेश्चन। ये v है, v0। लेंथ ऑफ ईच प्लेट इज l इतना लेंथ ही रखती है। फाइंड द एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन एज इट कम्स आउट। जब वो बाहर आता है तो ये थीटा निकालो, बोल रहा है कि ये सीधा जाने के बजाय ऐसे ऊपर जाएगा। तो यहां मैं आपसे पहले तो ये समझना चाहता हूं कि इसका पाथ ऐसे बेंड क्यों हुआ, सीधा क्यों नहीं गया ये? Because it's attracted toward the positive side. वेरी गुड, शाबाश। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का डायरेक्शन नीचे है और नेगेटिवली जो चार्ज पार्टिकल होता है इलेक्ट्रॉन, वो हमेशा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के अपोजिट की तरफ अट्रैक्ट होता है। ऑब्वियस बात है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का अपोजिट मतलब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के पीछे पॉजिटिव होगा, और ये खुद इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है तो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो इस पर क्या हुआ, ऐसा फोर्स एक्ट होने लगा, यूं फोर्स इस पर एक्ट होने लगा, और ये फोर्स क्या करता गया, धीरे 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 इस इलेक्ट्रॉन की जो सीधी पाथ पॉसिबल थी उससे हटा करके उसको उसने ऊपर खींचा। अब बच्चों मैं इसमें दो लेवल पे कैलकुलेशन करना चाहता हूं। पहला लेवल कि इन दोनों प्लेट्स के बीच में से इलेक्ट्रॉन को बाहर आने के लिए कितना टाइम लगेगा, टाइम रिक्वायर्ड टू कम आउट, बाहर आने के लिए कितना टाइम लगेगा। इस बात को आंसर करने के लिए ना हमको पहले यह समझना पड़ेगा कि इस इलेक्ट्रॉन के पाथ पर जो एक्सेलरेशन डेवलप हो रहा है वो वर्टिकल लेवल पर हो रहा है क्या हॉरिजॉन्टल लेवल पर हो रहा है? Vertical level. वर्टिकल, शाबाश। हॉरिजॉन्टली कोई एक्सेलरेशन नहीं है, क्योंकि ये जो फोर्स एक्ट हो रहा है ना इस इलेक्ट्रॉन पे, ये वर्टिकली होगा, अगेंस्ट द फील्ड फोर्स आएगा। तो हॉरिजॉन्टली कोई एक्सेलरेशन नहीं है, याद रखिए यहाँ पे देयर इज नो एक्सेलरेशन अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। लेट मी राइट दिस स्टेटमेंट, नो एक्सेलरेशन अलोंग हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पे मैं टाइम फाइंड आउट करने के लिए बिल्कुल सीधा सा फॉर्मूला अप्लाई करता हूं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बात को समझें? Yes, sir. तो टाइम को t ले लिया, डिस्टेंस कितना है l, बाहर पूरा बाहर आने तक l डिस्टेंस है ना, यहां से एंट्री कर रहा है ये, यहां से लेके यहां तक l। करेक्ट हो गई बेटा बात? और Yes, स्पीड sir. जो हमको बताया वो v0 बताया है। ये चीज हो गई बात क्लियर। अब बच्चों सेकंड पोर्शन में इसके कैलकुलेशन करते हैं। सेकंड स्टेप में वी हैव टू फाइंड इट्स वर्टिकल वेलोसिटी। जब ये बाहर आ रहा होगा ना तो कुछ वर्टिकल वेलोसिटी यहाँ पे गेन कर चुका होगा ये, लेट्स से कि वो वेलोसिटी v है। टू फाइंड वर्टिकल वेलोसिटी, अब एक बात को यहां आंसर करिए कि ये जो वर्टिकल मोशन हुआ इसका ऊपर की तरफ जो ढकेला गया, ये एक्सेलरेटेड था कि नॉन एक्सेलरेटेड था? Accelerated. एक्सेलरेटेड, वो भी कांस्टेंट। Yes, sir. ठीक है, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होते हैं हम उनके लिए कौन सी इक्वेशंस का इस्तेमाल करते हैं? Kinematical equation. शाबाश, वेरी गुड, हम काइनेमेटिकल इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले हम यहाँ पे एक्सेलरेशन लिख लेते हैं इसका। अब ये चीज आपको कंफ्यूज नहीं करनी चाहिए कि इसका एक्सेलरेशन ऐसा होगा, समझे? Yes, sir. ठीक है ना? लेट मी जस्ट एक्सप्लेन इट वंस अगेन। यहाँ पे जो फोर्स एक्ट होगा वो लिखा जाएगा ई, मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ई, देयरफॉर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाय m।
करेक्ट है ना? अब ये कितनी बार, 4-5 बार कर ली अभी। Yes, sir. अब बच्चों काइनेमेटिकल इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं। लेट मी राइट दिस एज v स्क्वायर इज इक्वल टू नहीं, v इज इक्वल टू u प्लस 80। हमको तो फाइनल वेलोसिटी से मतलब है, तो v इज इक्वल टू u प्लस 80। बहुत ध्यान से देखें, v इनिशियल वेलोसिटी कितना है उसका, वर्टिकल लेवल पर इनिशियल वेलोसिटी कितना है? B. गलत। इनिशियल एंट्री करते वक्त। V0. गलत, रॉन्ग, एब्सोल्युटली V0 रॉन्ग, sin theta. एब्सोल्युटली रॉन्ग। जब ये एंट्री कर रहा था तो इसकी पूरी की पूरी वेलोसिटी सिर्फ हॉरिजॉन्टल है। वर्टिकल वेलोसिटी है क्या उसके पास जब ये एंटर कर रहा था? No. तो क्या लिखेंगे? 0. जीरो। अरे भाई, प्रोजेक्टाइल मोशन के लंबे चौड़े लेक्चर्स हो चुके हैं अपने, तो समझे इस बात को। जब ये Yes. एंटर कर रहा है तो इसकी सारी की सारी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल है। फिर धीरे धीरे ऐसे फोर्स एक्ट होता गया और फोर्स की वजह से उसको वर्टिकल वेलोसिटी का एक पोर्शन मिलता गया। एट द टाइम ऑफ एंट्री, एट द इनिशियल स्टेज, इट डज नॉट हैव एनी इनिशियल वेलोसिटी। करेक्ट है? Yes, sir. एक्सेलरेशन कितना होगा इसका? तो अभी निकाला हमने, ई डिवाइडेड बाई एम इनटू इस पूरी जर्नी का टाइम कितना है? L upon V0. एल अपॉन वी जीरो। शाबाश। तो इस कैलकुलेशन से हमें यह पता चला कि जब इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ आएगा तो उसकी वेलोसिटी होगी ई एल अपॉन एम वी जीरो। ये उसकी वेलोसिटी होगी। करेक्ट है? Yes, sir. इस बात को अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो ये इलेक्ट्रॉन ये एंट्री करता है ऐसे। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। इट इज एंटरिंग लाइक दिस। इट डू हैव ओनली हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, लेकिन इसको धीरे धीरे एक पुश मिलता गया जिसकी वजह से इसका पाथ ऐसे चेंज होता गया। और जब ये एग्जिट स्टेट पर आया तो इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि हॉरिजॉन्टली कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं, बट इसने एक वर्टिकल वेलोसिटी गेन कर ली। करेक्ट है? Yes, sir. और नेट वेलोसिटी जो है ना इसकी इस डायरेक्शन में थी, इसलिए इस हिसाब से ये बाहर आ गया। तो यहां ये मुड़ गया ना ओवरऑल लेवल पे। असल में तो इसको जाना चाहिए था सीधा, लेकिन पाथ ऐसा हो गया, तो सीधी जो डायरेक्शन थी उसके मुकाबले में तो ये मुड़ के ऊपर चला गया, यहां जा रहा है अभी। करेक्ट है? Yes, sir. Yes, sir. ये देखिए, ये पाथ पूरी जर्नी यहां दिखाई दे रही है हमको। तो हमसे यही पूछा है ना कि इसका डेविएशन कितना हुआ, मतलब उस अपने रास्ते से कितना हटा। तो उसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन वो अपने रास्ते से हट के यूं जा रहा है, तो कितना डेविएशन हुआ उसका? थीटा। Yes, sir. तो यहाँ पे थीटा जो है ना उसका डेविएशन है। अब ये थीटा हमें फाइंड आउट करना है, तो हम इसी ज्योमेट्री का इस्तेमाल करते हैं और यहां पे लिखते हैं tan थीटा। सोचें बेटा, tan थीटा क्या होगा इस ज्योमेट्री में? tan थीटा क्या होगा? अपोजिट डिवाइडेड बाय एडजेसेंट। अपोजिट मतलब ये साइड, और ये साइड किसके बराबर है? V. v। एडजेसेंट मतलब ये साइड किसके बराबर है? V0. v0, यानी कि tan थीटा शुड बी इक्वल टू v डिवाइडेड बाय v0। बट अभी अभी हमने v के लिए एक इक्वेशन बनाई थी। क्या बनाई हमने इक्वेशन? E. EEL divided by mv0 divided by v0, which gives me a possibility to write tan of theta is equal to EEL divided by m times of v0 का स्क्वायर। करेक्ट है? Yes, sir. और अगर हम इससे फाइनल थीटा कैलकुलेट कर लें तो थीटा का आंसर आ जाएगा tan इनवर्स EEL डिवाइडेड बाय m टाइम्स ऑफ v0 का स्क्वायर। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा इसका। तो अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ बहुत सारा मैकेनिक्स डाल दिया इसमें, खास करके मोशन से रिलेटेड काइनेमेटिकल इक्वेशन लगा दी इसमें बहुत सारी। समझ पाए आप? Yes, sir. Yes. ओके, आइए अब इससे ही मिलता जुलता क्वेश्चन करते हैं।
थोड़ा बहुत सिमिलर। देखें क्या आंसर कर पाते हो आप। ऐसे समझे कि यहां पर हमने पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन लगा दिया चार्ज के लिए। गौर करें आप। देखें, एक इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है एक्चुअली, जैसे बताया जा रहा है हमें, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऊपर की तरफ है, मतलब ऊपर वाली प्लेट कैसी है इसकी, नेगेटिव। नेगेटिवली चार्ज है, शाबाश। और ऑब्वियस बात है नीचे वाली प्लेट को हमें क्या मानना पड़ेगा, पॉजिटिव। पॉजिटिवली चार्ज। अब हमने इलेक्ट्रॉन को ऐसे इंटेंशनली थ्रो कर दिया जोर से 45 डिग्री पे। ये टोटल लेंथ जो है ये 10 सेंटीमीटर बता रहा है, और ये जो गैप है ये 3 सेंटीमीटर बता रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू भी गिवन है और इलेक्ट्रॉन की स्पीड भी गिवन है, 6 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन हमसे बड़ा सिंपल पूछ रहा है, ये विल द इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक आइदर प्लेट, क्या इलेक्ट्रॉन ये ऊपर वाली या नीचे वाली दोनों में से किसी प्लेट को टच करेगा क्या? अच्छा सवाल है। थोड़ी देर के लिए बच्चों इस प्लेट वाली सिस्टम को बाहर हटा दो, जस्ट थोड़ी देर के लिए। अगर एक इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट भी यहां से हटा दो, जस्ट ऐसे सोचो कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है और मैं उसको यूं थ्रो करूं, तो क्या वो एक पॉसिबल प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा? यस सर। है ना? तो बच्चों अगर पॉसिबल प्रोजेक्टाइल मोशन वो कर रहा है, तो क्या मैं ये पता कर सकता हूं कि उसकी मैक्सिमम हाइट कितनी हो सकती है? यस सर। याद होगा कि उसका फॉर्मूला है y कंपोनेंट की वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन। क्या कहते हो? यस सर। इनफैक्ट जब हमने प्रोजेक्टाइल पढ़ा था तो हमने यहाँ पे एक्सेलरेशन की जगह पे g लिखा था, बेसिकली वो एक्सेलरेशन का काम कर रहा है ना? यस सर। तो यहाँ पे g हटा करके हम बाकायदा यहाँ पे एक्सेलरेशन लिख लेंगे, वॉट एवर द एक्सेलरेशन वी आर गोइंग टू गेट हियर। नाउ जस्ट कंसीडर दिस कि आपको जो एक्सेलरेशन यहाँ पे मिलने वाला है वो है E डिवाइडेड बाई m। डोंट फॉरगेट दिस, ठीक है? यस सर। नाउ लेट्स कैलकुलेट दैट एक्सेलरेशन फर्स्ट। पहले इस एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करके रखते हैं ताकि फिर कैलकुलेशन में हमें आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। सो दिस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, इंटेंसिटी तो हमने लगाई है 2000, चार्ज है 1.6 × 10⁻⁻19 और मास है 9.1 × 10⁻⁻31। सो इज इक्वल टू, बेटा ये हो जाएगा 3.2 डिवाइडेड बाय 9.1 इंटू, बाकी सारी पावर मैं एडजस्ट कर रहा हूँ, ये 1 2 3 -31 ऊपर चला गया न्यूमरेटर में, तो 32 33 34 34 और -19 कितना होगा? +34 -19। जस्ट मेक इट क्विक। +34 कर ले, -19 करें। 15। 10⁻15। अच्छा ये डिवीजन पूरी कर लें। सो आई गेस यहाँ पे आपको मिलेगा 3.5 × 10⁻14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि इस सिस्टम का जो एक्सेलरेशन है वो इतना है। अब आते हैं इसकी एच मैक्स निकालने के लिए, क्योंकि ये है तो प्रोजेक्टाइल, तो इसका एच मैक्स निकालते हैं। इसके लिए मुझे सबसे पहले इसके कंपोनेंट्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे। इधर वाला कंपोनेंट क्या बनेगा और इधर वाला? V0 cos theta and V0 sin आई विल theta. नॉट टेक एनी टेंशन, आई विल जस्ट राइट V0 √2. बाई √2, क्योंकि इधर वाला बनने वाला है cos 45 और इधर बनेगा sin 45। cos 45 हो या sin 45, दैट्स जस्ट √2, 1/√2। सो हमें इसकी फिक्र नहीं करना चाहिए, क्या कहते हो? यस सर। हाँ, अब आते हैं इसके एच मैक्स के कैलकुलेशन पे कि भाई ये मैक्सिमम कितनी हाइट गेन कर सकता है। तो y कंपोनेंट मतलब ये वाला कंपोनेंट, तो हमें लिखना होगा V0 डिवाइडेड बाय √2 का स्क्वायर, नंबर्स बाद में पुटअप करेंगे हम, डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्सेलरेशन a। जनरल प्रोजेक्टाइल के लिए एक्सेलरेशन g होता है, आप समझ पा रहे हैं ना बेटा? यस सर। क्योंकि यहाँ एक स्पेशल केस है, तो वो गिवन सिस्टम में जो भी एक्सेलरेशन डेवलप हो रहा होगा वो हमें इस्तेमाल करना होगा। आइए अब कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हैं।
तो एच मैक्स इज इक्वल टू V0 का वैल्यू हमें गिवन है जहां तक मैं देख रहा हूं 6 × 10⁶। ख्याल रहे उसका स्क्वायर करना है, तो लेट मी राइट 6 × 10⁶ का मैंने कर दिया स्क्वायर डिवाइडेड बाय √2 का स्क्वायर हो गया 2, डिनोमिनेटर में आ गया, फिर ये हो गया 4। एक्सेलरेशन मैंने अभी अभी निकाला, दैट इज 3.5 × 10⁻14। लेट मी जस्ट कंटिन्यू विद द कैलकुलेशन। दिस इज गोइंग टू बी 36, 10⁻6 का स्क्वायर 12, 3.5 × 4 14 into 10⁻14, 36/14 कितना होगा? यस 2 पॉइंट, फटाफट बताएं। 2.571 2.5, ओके चलिए 2.57 into 10⁻⁻2 एंड इट विल बी इन मीटर। और आप ये अगर हटा देते हैं 10⁻⁻2 तो बेटा ये हो जाएगा 2.57 सेंटीमीटर। मतलब इस इलेक्ट्रॉन को अगर फ्री कर दिया जाता है कि भाई जाओ अपने हिसाब से ये ऊपर, तो ये ज्यादा से ज्यादा कितना ऊपर जाएगा? एच मैक्स इसकी क्या होगी, जर्नी कितनी होगी इसकी ज्यादा से ज्यादा? 2.57। और हमारा प्लेट का सेपरेशन कितना है? 3 centimeter. 3। तो क्या ये इलेक्ट्रॉन इस अपर प्लेट को टच कर पाएगा? Yes, sir. यस क्या कहते हो यार? गैप है 3 No, सेंटीमीटर का और तुम जंप कर रहे हो 2.5 की, तो कैसे टच करेगा? कमान, ऐसे मत करो, कमाल है। 2.57 is the maximum height it can attain and the separation is how much? 3 centimeter. 3। तो ये ऊपर टच करेगा क्या? एब्सेंट माइंडेडली लेक्चर अटेंड मत करो प्लीज, नहीं टच करेगा। तो ये पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉन कौन सी प्लेट को टच कर पाएगा, तो अपर प्लेट को तो ये नहीं करेगा, ठीक है। लोअर प्लेट एट द एज, मतलब यहां टच करेगा क्या? ये लोअर प्लेट कहीं भी टच करेगा क्या? या कहीं भी टच नहीं करेगा, पूरा बाहर आ जाएगा बिना टच करे, यूं ऐसे बाहर आ गया, ऐसे भी हो सकता है। अब अपर प्लेट को तो ये टच नहीं कर सकता, ये मैक्सिमम हाइट से हमको समझ आ गया। अब क्वेश्चन आता है कि लोअर प्लेट पे टच करता है कि नहीं करता है, इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? ये यूं जाने वाला है ना ऐसे। Range find. हाँ शाबाश, दिमाग में आ गया तुम्हारे। तो लोअर प्लेट की पॉसिबिलिटी टच जो है ये चेक करने के लिए आप उसकी रेंज निकालो। आपको याद होगा रेंज का जो जनरल फॉर्मूला है बच्चों, वो हमने ऐसे बनाया था ना, x कंपोनेंट 2 टाइम्स ऑफ, फिर उसके बाद y कंपोनेंट, फिर हमने क्या लिखा था नीचे? g। बेसिकली ये जो g हम लोग लिखते हैं ये तो जनरल फॉर्मूलीज के लिए लिखते हैं। यहां क्या आना चाहिए? ए, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक केस है, ऐसा अरेंजमेंट हमने बनाया है। अब जब हम प्रोजेक्टाइल भी लिख रहे होते हैं तो वो g का मतलब वहां पे आने वाला एक्सेलरेशन होता है। अब यहाँ जो एक्सेलरेशन आ रहा है हमें वो लेना होगा। सो लेट्स कंप्लीट विद द कैलकुलेशन। सो r इज इक्वल टू 2 ux हो गया बेटा V0/√2, uy भी उतना ही है V0/√2 डिवाइडेड बाय a, वट एवर द a वैल्यू वी आर गेटिंग, हम उसको लिख लेते हैं। अच्छा, अब सबसे पहले तो देखो ये √2 और ये √2 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और 2 बनेंगे, जो कि डिनोमिनेटर में बनेगा। डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का 2 आपस में क्या हो जाएगा? फिर Cancel out. कैंसिल होगा। सो हमको मिलेगा V0 मल्टीप्लाइड बाय फिर एक बार V0 डिवाइडेड बाय a। तो रेंज निकालना थोड़ा सा आसान है, बाय न्यूमेरिकल वैल्यूज हम चेक करें इसको। तो V0 का वैल्यू हमारे पास है बेटा 6 × 10⁻14, सॉरी 6 × 10⁻6, फिर अगला वैल्यू 6 × 10⁻6 एंड देन एक्सेलरेशन जो हमने अभी अभी फिगर आउट किया था दैट इज 3.5 × 10⁻14। Again we are going to get something like this, 36 divided by 3.5 into 10⁻⁻2, करेक्ट है? Just divide it. 10.28. So we are going to get 10.28 28. into 10⁻⁻2 मीटर। और अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये हो जाएगा 10.28 सेंटीमीटर। जस्ट गो थ्रू द कैलकुलेशन वंस अगेन, कहीं कुछ गलती तो नहीं हुई? यस, ux uy
दीज आर द कंपोनेंट्स, रूट टू मल्टीप्लाई हो गया, 2 कैंसिल हो गया, v नॉट बाकी बचा, a एक्सेलरेशन इन्वॉल्व हो गया यहाँ पे, 6 6 36, we got 6 into 10 to the power 6 करेक्ट है, एंड सो ऑन, we got this answer. ओके अब बात ये है कि जब हम इसकी पूरी जर्नी चेक करेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन जिस तरीके का डेटा बताया जा रहा है उस हिसाब से तो यूं निकलेगा, यूं ऊपर जाएगा और फिर ऐसे बाहर आ जाएगा। ये ऊपर की प्लेट को टच नहीं कर सका क्योंकि जो मैक्सिमम हाइट ये अटेन कर पाया ये सिर्फ 2.57 थी, और जो मैक्सिमम रेंज ये अटेन कर पाया ये 10.28 थी, जबकि ये लेंथ जो हमें गिवन है ये 10 सेंटीमीटर है और मैक्सिमम जो ये दोनों प्लेट का सेपरेशन है ये 3 सेंटीमीटर है। तो ये ना तो ऊपर की प्लेट को टच कर पाया और ना ही नीचे की प्लेट को टच कर पाया। समझे Yes. बात? Yes, sir. आंसर देखेंगे, अपर प्लेट नहीं टच किया, लोअर प्लेट नहीं टच किया, लोअर प्लेट एट द एज मतलब जस्ट यहाँ कॉर्नर पे टच किया कि नहीं, वो तो जरे में बच गया, 10.28 मतलब थोड़े से में बाहर आ गया वो। तो आंसर है नोवेयर, कहीं टच नहीं करेगा, एज वी आर फाइंडिंग इट। यस Yes, sir. ओके चलिए, बट जस्ट गो थ्रू द कैलकुलेशन, ये बिल्कुल सही किया ना हमने, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक है तो फिर हमारा आंसर चेंज हो जाएगा। देख लें इसको पूरा। यस करेक्टली डन। Yes, sir. ओके अगर इसमें हम थोड़ा सा डेटा चेंज कर दें, थोड़ा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू चेंज कर दें, थोड़ा एक्सेलरेशन बढ़ा दें, है ना, या थोड़ी डिस्टेंसेस घटा दें या एंगल्स बदल दें यहाँ पे, तो हो सकता है कि हाइट या रेंज के हिसाब से कैलकुलेट करने पर ये ऊपर की प्लेट को टच कर पाए या नीचे की प्लेट को टच कर पाए। ऐसा कुछ हो सकता है, दोनों जगह टच कर दे, ऐसा भी कुछ हो सकता है। सो इट्स ऑल अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ डेटा विच इज गिवन टू अस। ओके आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। केयरफुली रीड करें क्वेश्चन को। यहां मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ करेक्शन की जरूरत है क्वेश्चन में। आई विल डू दैट करेक्शन, डोंट वरी। सबसे पहले तो मैं ये चाहूंगा कि ये जो 1 ग्राम है, ये सॉरी 10 ग्राम, ये 10 ग्राम न लेते हुए हम इसको कर देते हैं 1 किलोग्राम, बिकॉज 10 ग्राम इज टू लेस। फिर उसके बाद दूसरा, ये इफ बी इज रिलीज फ्रॉम द रेस्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर, 2 मीटर नहीं है, ये डिस्टेंस 1.8 मीटर है, तो ये 1.8 मीटर। और बी पे जो चार्ज है ना, जैसा क्वेश्चन में बताया जा रहा है, वो -1 कूलम का है, तो इस पे चार्ज है -1 कूलम। अब हमसे इसने 2-3 चीजें पूछी हैं, 2 चीजें पूछी है हमसे इसने। कोलिजन के वक्त कितनी वेलोसिटी होगी और इक्विलिब्रियम पोजीशन कहां आएगा, ये क्वेश्चन हमसे इसने एडिशनली पूछ लिया। तो इसको जरा ठीक से एनालाइज करते हैं बच्चों। सबसे पहले तो आप ये देखो कि ये जो बी है इस पे चार्ज कैसा है, नेगेटिव है ना, नेगेटिव -1 कूलम। नेगेटिवली चार्ज बॉडी को ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम रिलीज करते हैं तो उसका मोशन कहां होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड होगा कि अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड होगा? Opposite to the direction of electric field. वेरी गुड, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हम पिछले 3 आवर्स से ये पढ़ते आ रहे हैं, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पे एक फोर्स एक्ट होने लगेगा जिसकी वजह से ये मूव करेगा और मूव करके जाके इसको टकराएगा, दैट्स द केस। तो ये इसको जोर से हिट करने के बाद क्या होगा, ये दोनों मासेस एक साथ आगे इस स्प्रिंग को दबाएंगे, तो किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन पे जाके इक्विलिब्रियम भी आ जाएगा, जाके रुक जाएंगे फिर वो वहां पे। ठीक है, अब वो कहां रुकेंगे, क्यों रुकेंगे, उस पर बाद में डिस्कशन करते हैं। पहले ये निकालते हैं कि ये कितनी वेलोसिटी से हिट करने वाला है इसको, और हिट करने के बाद ये दोनों आपस में कितनी वेलोसिटी से स्प्रिंग को दबाने वाले हैं, ये सारी बातें निकालते हैं सबसे पहले। तो इन सारे कैलकुलेशंस को करने के लिए हमको फर्स्ट थिंग फर्स्ट एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। एक्सेलरेशन, Yes, sir.
अब मैं यहाँ पे बिल्कुल टाइम पास नहीं करता हूँ, EQ डिवाइडेड बाय m, फटाफट समझ लो बात को। Yes, sir. अच्छा, E तो है 10, चार्ज है 1, चार्ज मैग्नीट्यूड में लेते हैं, मेरी बात समझो बात को, चार्ज मैग्नीट्यूड में लिया जाता है, डिवाइडेड बाय, मैंने मास को इसलिए चेंज कर दिया, मैंने इसको 1 किलोग्राम कर दिया, तो हमें फौरन पता चला कि इसका एक्सेलरेशन हो गया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब ये जो ब्लॉक बी है ये कितने एक्सेलरेशन से मूव करेगा? 10 meter per second. इसको जाके हिट करेगा। तो आई एम मोर इंटरेस्टेड कि ये जब जाके इसको हिट कर रहा होगा, जस्ट इसको जाके टच कर रहा होगा, तब उसकी वेलोसिटी कितनी है। ठीक है, हमको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा। वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी एट द टाइम ऑफ कोलिजन, एट द टाइम ऑफ कोलिजन या कह लीजिए बिफोर कोलिजन। तो एक बात तो तय है कि ब्लॉक बी का मोशन अंडर एक्सेलरेशन है क्या नहीं? Yes. और कोई भी बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट जब एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन में मूव करता है तो उसके मोशन से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम्स को हम कौन सी इक्वेशन से सॉल्व करते हैं? Kinematical equation. काइनेमेटिकल इक्वेशन से सॉल्व करते हैं। तो हम यहां भी एक काइनेमेटिकल इक्वेशन लगाएंगे, हम अप्लाई करेंगे v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2 एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो v स्क्वायर तो हमें पता करना है, चलो सोच समझ के बताओ u कितना है? 0. 0, शाबाश। ब्लॉक बी के पास फिलहाल कोई वेलोसिटी नहीं है, हमने तो उसको छोड़ दिया था, इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स की वजह से वो खींचा चला गया, और नेगेटिव चार्ज था इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट पुश मिला उसको, प्लस 2। एक्सेलरेशन कितना निकाला हमने अभी उस ब्लॉक का? 10. और ब्लॉक ए से कोलाइड करते वक्त ये यहां से लेकर के यहां तक जब मूव करेगा तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? 1.8. शाबाश, 1.8। सो कैलकुलेशन पूरा करते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 10 इंटू 1.8, ये आएगा 36, यानी कि v का आंसर आ जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड। तो जब ब्लॉक बी जाके ब्लॉक ए को हिट कर रहा होगा तब उसकी वेलोसिटी है 6 मीटर पर सेकेंड। लेकिन क्वेश्चन जब हम केयरफुली पढ़ते हैं तो ये कहता है कि परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है, दोनों ब्लॉक स्टिक कर जाएंगे एक दूसरे के साथ। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन की यही खासियत होती है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती है और द ऑब्जेक्ट्स व्हिच आर कोलाइडिंग दे स्टिक विद ईच अदर। तो फिर कंबाइन मास की वेलोसिटी क्या होगी आफ्टर कोलिजन? कोलिजन के बाद इन दोनों मासेस की एक साथ जो वेलोसिटी बनेगी वो कितनी होगी? क्योंकि ये इसको जोर से जाके हिट करेगा, ये जाके इसको स्टिक करेगा, और उसके बाद दोनों स्प्रिंग को दबाएंगे दोनों मिलके। अब कोलिजन चाहे इलास्टिक हो या इनइलास्टिक हो या किसी भी टाइप का हो, व्हाटएवर द नेचर इज, एक बात तो तय है बच्चों, मोमेंटम जरूर कंजर्व होता है। Yes, sir. तो हम यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे, और ये चीज एज अ हिंट हमें याद रखनी है कि कोई भी वो प्रॉब्लम जहां पे एक्सप्लोजन या कोलिजन है वहां पे हमें कहीं ना कहीं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो सिंपली बाय राइटिंग मोमेंटम फाइनल इज इक्वल टू मोमेंटम इनिशियल। अब फाइनल मोमेंटम कुछ ऐसे लिखना होगा बेटा, 2m इंटू फाइनल वेलोसिटी जो भी आएगी इनकी। क्या कहते हो? Yes, sir. मोमेंटम का फॉर्मूला मास इंटू वेलोसिटी, लेकिन मैंने 2m क्यों लिखा ये जरा सोचें आप। दो मास A and B. नहीं, दो मास ए एन बी है इसलिए नहीं, कंसेप्चुअली जरा चीजों को स्ट्रांग बनाए बेटा। 2m मैंने क्यों लिखा? कैसा कोलिजन हो रहा है? Inelastic. इनइलास्टिक कोलिजन में रिजल्ट में क्या दोनों ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से स्टिक कर जाते हैं? Yes, sir. Yes. तो अब दोनों स्टिक हो गए और अब दोनों एक साथ चल रहे हैं, समझे? Yes, sir. इसलिए उन दोनों की कंबाइन वेलोसिटी होगी, दोनों की अलग अलग नहीं होगी, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर जस्ट बीइंग नाउ ट्रीटेड एज अ सिंगल, दोनों चिपक गए, अब एक साथ चल रहे हैं, तो मास तो डबल हो गया 2m। इनिशियल वेलोसिटी देखो अगर मैं लिखूं तो a मास की वेलोसिटी प्लस b मास की वेलोसिटी। अब a मास तो रेस्ट में था तो ये तो निपट गया, तो ये हो गया बेटा 2m इंटू वी फाइनल। अब ये बताओ b मास की वेलोसिटी कितनी थी?
6 मीटर। वेरी गुड, 6 थी। यहां से m और m फैक्टर कैंसिल हो गया और फाइनल वेलोसिटी जो दोनों की मिल के बनेगी वो आएगी 3 मीटर पर सेकंड। तो मुझे तो ये ऐसा लग रहा है कि ये काइंड ऑफ कोलिजन वाला प्रॉब्लम हो रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कम, कोलिजन ज्यादा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का तो खाली यही पार्ट था यहाँ पे कि इस ब्लॉक को चलाना है और इतना एक्सेलरेशन है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। वेल, ये सारे कैलकुलेशन जो है ना अपने ए पार्ट के लिए हो गए। अब आते हैं हम लोग बी पार्ट में। बी पार्ट में हमसे ये पूछा है कि इक्विलिब्रियम कहाँ अटेन होगा, ठीक है ना, ये इक्विलिब्रियम निकालना है हमने। तो इस चीज को आओ समझने के लिए मैं इस डायग्राम को दोबारा ट्रेस करता हूं। ये जो थी अपनी ऐसी स्प्रिंग थी, ये यूं स्प्रिंग है, मान लो अब ये स्प्रिंग यूं कंप्रेस हो गई है और ये दोनों के दोनों ब्लॉक्स जो है ना यहाँ पे आप एक साथ चिपके पड़े हुए हैं ऐसे, ए बी। स्प्रिंग के अंदर वाला फोर्स ना इधर आ रहा होगा और ये फोर्स होगा बेटा के एक्स। क्या कहते हो? यस सर। और ख्याल रहे कि बी पर नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वाला फोर्स इन दोनों को इधर पुश कर रहा होगा और ये होना चाहिए ई क्यू, करेक्ट है? यस। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्योंकि राइट साइड की तरफ डायरेक्शन है, नेगेटिव चार्ज है, इसलिए फोर्स इस पे लेफ्ट की तरफ आएगा। अब ये इक्विलिब्रियम में अगर आ जाता है तो इसका मतलब क्या होगा? EQ is equals to K. शाबाश, EQ इज इक्वल टू KX, क्योंकि KX जो है ये उधर राइट की तरफ ढकेल रहा है और EQ जो है ये लेफ्ट की तरफ ढकेल रहा है, तो कहीं बीच में जाके वो न्यूट्रल पोजीशन में आ जाएंगे, यानी कि दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड एक दूसरे को कैंसिल कर देगा और नेट वैल्यू हो जाएगी उसकी 0। तो इक्विलिब्रियम अटेन होने की कंडीशन बस ये होगी कि KX इज इक्वल टू EQ। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो K का वैल्यू हमें प्रोवाइडेड है, दैट इज 20। X वो पोजीशन है जहां पे इक्विलिब्रियम आया है, तो वो निकालना है हमें। E, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, E कितना गिवन है? E 10, E is 10, ठीक है, इनटू चार्ज का मैग्नीट्यूड 1 है, तो इस कैलकुलेशन से हमें फौरन ही पता चलेगा कि x इज इक्वल टू 1/2, यानी कि 0.5 मीटर। तो ये पहली जो पोजीशन थी ब्लॉक ए की कहां थी? 0 पे थी। ये इसको जाके हिट करता है, दोनों मिलके स्प्रिंग को दबाते हैं और अब ये कहां आके एकदम एक साथ एक दूसरे के साथ बैलेंस हो जाते हैं? इस पोजीशन से पीछे कितना? 0.5 यहां आकर के बैलेंस हो जाते हैं। सो ये ऐसा मामला है। गेटिंग इट राइट? यस सर। आइए अब इससे मिलता जुलता एक और प्रॉब्लम देखते हैं, कुछ हद तक इसी अंदाज का है, इसी तरीके का है। समझ पा रहे हैं ना सब लोग? यस सर। ओके, आइए देखें। अब अगली क्लासेस में हमको इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फॉर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर बात करना है, बहुत सारे इंटीग्रेशंस आएंगे, तो तैयार रहें। और मैं बहुत धीमे धीमे ले रहा हूं, बहुत इत्मीनान से इन सभी बातों को मैं डिस्कशन में ला रहा हूं, तो अच्छे से समझें, इन चीजों को रिवाइज करें। नाउ लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन। एक ब्लॉक है, ये मूव कर रहा है 4 किलोग्राम का मास, सॉरी हाँ यस 4 किलोग्राम का मास और चार्ज है 50 माइक्रोकूलम, लेकिन इस पे स्प्रिंग के साथ कनेक्शन किया गया है, 100 न्यूटन पर मीटर उसका के वैल्यू है, फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल ट्रैक पे रखा हुआ है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, सिस्टम पर एक्ट कर रहा है। ब्लॉक इज रिलीज्ड व्हेन द स्प्रिंग इज इन न्यूट्रल लेंथ। तो मैक्सिमम एलोंगेशन कितना होगा बोला, इक्विलिब्रियम की पोजीशन क्या होगी बोला, शो दैट द मोशन ऑफ द ब्लॉक इज सिंपल हार्मोनिक एंड डिटरमाइन द एम्पलीट्यूड एंड टाइम पीरियड ऑफ द मोशन। तो पहले मैं एक जनरल आइडिया आपके सामने यहाँ बना देता हूँ कि ये सारा मामला है कैसा। लेट्स से कि इस तरीके का सरफेस है, ये यूं स्प्रिंग लगी हुई है, इस स्प्रिंग के साथ ये ब्लॉक अटैच किया गया है ऐसे। ब्लॉक के डिस्क्रिप्शन बड़े सिंपल हैं, इसका मास है 4 किलोग्राम और इस पर चार्ज है 50 माइक्रोकूलम, ऑफ कोर्स पॉजिटिव चार्ज है। जो स्प्रिंग यहाँ पे कनेक्टेड है उसका के वैल्यू, फोर्स कांस्टेंट उसका गिवन है 100 न्यूटन पर मीटर, और इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखा है यहाँ पे, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड है 50
इंटू 10⁵। चलो मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने यूं लगाया, 50 इंटू 10⁵, ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने लगा दिया यहाँ पर, और इस ब्लॉक पर चार्ज है। आप सोचो, इस तरीके का फील्ड अगर हम लगाते हैं, जस्ट इमेजिन करो, तो क्या ये ब्लॉक आगे खींचा चला जाएगा? पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज बॉडी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करती है, Yes. Yes, sir. Yes, sir. तो ये आगे खींचा चला जाएगा। अब जैसे जैसे ये आगे खींचा चला जाएगा, क्या स्प्रिंग भी एलोंगेट होती जाएगी? Yes. Yes, sir. हाँ, स्प्रिंग भी एलोंगेट होती जाएगी, और एकदम ज्यादा आगे जाके जितना इलेक्ट्रिक फील्ड उसको खींच सकता है, पुल कर सकता है, उतनी दूर जाके ये फिर रुक जाएगा। हो सकता है कि ये ब्लॉक कहीं दूर यू में से इधर जाके रुक जाता है, ये पोजीशन पे आके ये रुक जाता है। तो ये स्प्रिंग अगर मैं दिखा दूं आगे यहां से, ये ऐसे 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 लंबी हो गई। गेटिंग इट? Yes, sir. और इस पूरे प्रोसेस में हो सकता है कि यहां से लेके यहां तक इस स्प्रिंग में x इतना एलोंगेशन आ गया, एकदम ज्यादा। अब स्प्रिंग लगातार इस ब्लॉक को पीछे खींच रही है, और ये जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वाला फोर्स है लगातार इसको आगे खींच रहा है, तो एक हद तक वो जाके फिर वापस आएगी। ठीक हो रही है बात? Yes, sir. Yes, sir. तो मैं इसमें आपसे 2-3 सवाल करना चाहता हूं। इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 0, नहीं चल रहा है ना। Yes, Initial- sir. इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 100 Newton meter square. 0 फाइनल जाके भी रुकेगा, जब एकदम दूर जाएगा तब भी रुकेगा। गड़बड़ मत Yes, करो। sir. जब अपनी सबसे ज्यादा एक्सटेंडेड पोजीशन पे जाएगा तब भी रुकेगा। समझो Yes, बात को। तो फाइनल भी 0 है। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में और 2 काम हुए। एक तो स्प्रिंग के अंदर एनर्जी भर गई, आपने खींचा उसको, है कि नहीं? Yes, sir. और दूसरा, ये इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से इस पे वर्क डन भी हुआ। Yes, sir. तो हमें लिखना पड़ेगा स्प्रिंग के अंदर जो एनर्जी आई प्लस वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स, ये सब मिला के चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होना चाहिए। ये सब आपस में मिला के काइनेटिक एनर्जी का चेंज होना चाहिए। Yes, sir. अब स्प्रिंग की काइनेटिक एनर्जी, स्प्रिंग में भरने वाली एनर्जी कैसे लिखोगे? हाफ के एक्स स्क्वायर, हम जानते हैं ये, प्लस इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क डन कैसे लिखोगे? तो आंसर सिंपल है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि वर्क का फॉर्मूला तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है। और काइनेटिक एनर्जी का इफेक्टिव चेंज कितना है? 0 है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का चेंज मतलब आप यही बोलोगे ना, इनिशियल माइनस फाइनल। तो इनिशियल भी 0 थी और एट द एंड फाइनल भी 0 है। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जितना भी काम इस इलेक्ट्रिक फोर्स ने इसको खींचने के लिए किया, वो सारा का सारा स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी बनके उसके अंदर जमा हो गया। कंक्लूजन समझ में आया? Yes, sir. That is, all the work done by electric force is stored as potential energy in spring। वर्क एनर्जी थ्योरम है सीधा सीधा। तो क्या लिखें? हाफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एफ ई इंटू एक्स। ये तो यहां से भी साबित हो रहा है। Yes, sir. खाली ये माइनस में जाएगा तो वो माइनस का टेंशन हम नहीं लेंगे। एक्सटर्नल वर्क डन है नेगेटिव मान के उसको, डिस्प्लेसमेंट के अगेंस्ट फोर्स है ना उसका। सही, डिस्प्लेसमेंट के अगेंस्ट नहीं है फोर्स, फोर्स तो डिस्प्लेसमेंट के साथ ही है।
बट इन मैग्नीट्यूड वी कैन जस्ट टेक इट लाइक दिस। अब फर्दर मैं इसके एक्सप्लेनेशन में नहीं जाना चाहता। तो यहां से ये एक्स फैक्टर कैंसिल हो गया, यहां से एक्स कैंसिल हो गया, ये हो गया बेटा हाफ के एक्स इज इक्वल टू एफ ई। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या लिखा जाता है? ई क्यू। तो देखें x इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ई क्यू डिवाइडेड बाई के। तो x इज इक्वल टू 2, अगर मैं गलत नहीं हूं 50 इंटू 10 टू द पावर 5, फिर अगर मैं गलत नहीं हूं तो 50 इंटू 10 टू द पावर -6 चार्ज 50 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाई के इज 100। ठीक है, नाउ जस्ट मेक थिंग्स वेरी सिंपल। ये 2 काट दो, इसको कर दो 50, ये 50 और ये 50 भी काट दो, +5 -6 -1 50 बचा, एक 0 एडजस्ट हुआ, आंसर आया 5 मीटर। तो हम ज्यादा से ज्यादा इस ब्लॉक को कितना खींच सकेंगे? 5 meter. 5 मीटर खींच सकेंगे। दैट्स इट। तो ये पहले पार्ट का आंसर हो गया, फाइंड द मैक्सिमम एलोंगेशन ऑफ द स्प्रिंग। अब दूसरा आता है फाइंड द इक्विलिब्रियम पोजीशन। सर यस, सर इलेक्ट्रिक फील्ड 5 into 10 to the power 5 है ना? हाँ यहाँ गलती हुई, 5 इंटू 10 टू द पावर 5, मैंने 50 लिया, सॉरी फॉर दैट। तो कैलकुलेशन हमारा थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, नंबर मैं देख नहीं पाया। वेरी गुड। तो ये हो गया, यहां से चेंज करो इसको कर दो, नहीं इधर तो 50 ही होगा, इधर 5 हो जाएगा। तो ये हो गया 5, वेल ये 50 के साथ फिर ये 50 काट दो, इधर बच गया 5 और 10 पावर -1 यानी कि 0.5 मीटर। करेक्ट है? यस सर। 0.5 मीटर आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन इसका, फाइंड द इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब आप मुझे बताओ इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है? जहां F net is नेट फोर्स 0 हो जाता है। Yes, sir. तो जब बच्चों हम इस ब्लॉक को खींच रहे हैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड और ये चार्ज की वजह से ये ब्लॉक इधर खींचा जा रहा है, तो स्प्रिंग क्या चुप बैठेगी क्या? स्प्रिंग अपनी तरफ खींचेगी। Yes, sir. तो इस डायग्राम को अगर मैं दोबारा निकाल के आपके सामने बताऊं तो ये स्प्रिंग है, ये ब्लॉक है, स्प्रिंग वाला फोर्स इसको अपनी तरफ खींच रहा है जो कि kx है, और इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फोर्स इसको अपनी तरफ खींच रहा है जो कि EQ है। इक्विलिब्रियम आने का ये मतलब है कि ये दोनों फोर्सेस अब आपस में इक्वल हो गए हैं। यस सर। चलो कंफ्यूजन ना हो इसलिए इस बार इस x को x0 बोल देते हैं, नहीं तो ये x ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, विच इज द मैक्सिमम एलोंगेशन। सो जब हम इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो हमें लिखना होगा kx0 इज इक्वल टू EQ। बात को समझें, Yes, sir. 0 is equal to EQ divided by K. Put the numbers here. X0 is equal to E, 5 into 10 to the power 5, Q 50 into 10 to the power -6, और K, I guess it is 100. करेक्ट है? ये 50 कट गया, ये आ गया 2, ये यहां से कट गया, ये आ गया 2.5, -1 बाकी बचा, x0 का आंसर आया 0.25 मीटर। ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है इसकी। Yes, sir. तो क्या होगा कि जैसे ही हम इस ब्लॉक को छोड़ेंगे ना, ये एकदम आगे जाके फिर पीछे आगे यूं ऑसिलेट करने लगेगा। चालू हो गया कहानी इसकी ऐसी। ठीक है, अब सी पार्ट इसका हम फिलहाल डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ा नहीं है, तो सी पार्ट को हम थोड़ा सा बाकी रहने देते हैं, और ये सारी चीजें दोबारा एसएचएम में आ जाएंगी, डोंट वरी। बस यहाँ पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इन चीजों को रिलेट करना आपको सिखा रहा हूं, तो आई होप आप इन सभी बातों को समझ पा रहे हैं। ओके, Yes, sir. चलिए तो फिर हम लोग रुक जाते हैं, आज के लिए इतना काफी है।